हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम आपकी वीडियो में बात करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ सब्जेक्ट के बारे में। तो आपका जो पेपर होने वाला है 9 अगस्त को, ठीक है। उसमें क्या है, 9 अगस्त को आपका मैथ का पेपर है। तो उसमें जो आपके लिए टॉपिक पूछे जा सकते हैं, और मैंने सारे ही टॉपिक यहाँ पे क्या है कवर करने की कोशिश करी है। आप देखिए, ये इस पीडीएफ में आपको पूरा सारा ही कुछ समझ में आ जाएगा मैथ में। जिन बच्चों को डर लगता है कि मैथ में बैक ना लग जाए हमारी, ठीक है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और आपके इस वीडियो को अगर आपने देख लिया सही से, तो आपके 25 में से 25 नंबर भी आ सकते हैं, अगर आपने इतनी चीज़ें बहुत तैयार कर ली सब, ठीक है, अच्छे से। और बच्चे मुझसे कमेंट करके कह रहे थे कि मैम मैथ की मैराथन लाओ, सीडीपी की मैराथन लाओ। तो देखिए, मैं सबकी वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, सबकी मैराथन वीडियो आएंगी आपकी। और आप लोगों ने पिछली वीडियो पे इतना कमेंट करे थे और काफ़ी सपोर्ट करा, उसके लिए थैंक यू। और आज हम मैथ की क्या है क्लास को देखेंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। और मैं आपको बहुत ही इजी मेथड से, बहुत ही आपके इजी मेथड से सारे आपके क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगी, और ये मेरी गारंटी है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। देखते हैं पहला हमारा टॉपिक क्या है। पहला है हमारा संख्याएं। अब देखिए, संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, कोई वस्तु अथवा सामग्री की गणना को बताने वाला जो अंक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, संख्याएं बोलते हैं। जैसे कि मेरे पास 5 रुपए हैं, या फिर मेरे पास 5 टॉफियां हैं। तो ये जो 5 है, जो ये संख्याएं बता रही है कि मेरे पास 5 टॉफी हैं, तो ये जो अंक बता रहा है, यही क्या है, हमारा संख्या है, ठीक है। संख्याएं कौन कौन सी होती हैं आपकी, संख्याएं बहुत टाइप की होती हैं। जैसे कि पहली है हमारी प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, एक से लेके अनंत तक, एक से लेके अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं, सभी आपकी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। अब देखिए, पूर्ण संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। तो 0 से लेके कहां तक, अनंत तक। 0 से लेके अनंत तक जो संख्याएं चलेंगी वो आपकी क्या होंगी, पूर्ण संख्याएं होंगी, ठीक है। और उसके बाद है हमारी सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं, देखिए वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, ये जितनी भी संख्याएं हैं वह क्या है, आपकी सम संख्याएं होंगी, ठीक है। अब जैसे कि आपका क्या है 122, तो 122 क्या है, सम संख्या है या विषम संख्या है। तो देखिए, आप लास्ट में देख लीजिए, 2 आ रहा है ना इसके, तो यहाँ पे क्या है, ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 2 छंग 12, 2 2 एकम 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, सम संख्या है, क्योंकि ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, सम संख्या। नेक्स्ट है हमारा विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होंगी, लेकिन 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी, ठीक है। अगर आपका पॉइंट में आ रहा है या फिर पूर्ण संख्या नहीं आ रही है, तो ये क्या है, आपकी विषम संख्याएं होंगी, ठीक है। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या है, ये 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, ठीक है। ये संख्याएं क्या है, ये संख्याएं 2 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होंगी, इसलिए ये क्या है, आपकी विषम संख्याएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी अब भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, देखिए भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो एक से, स्वयं से तथा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती हैं। अब देखिए, ये संख्याएं क्या होती हैं, या ये संख्याएं एक से डिवाइड होंगी, और अपने आप से भी होंगी, और किसी अन्य से भी डिवाइड होंगी। जैसे कि इसके गुणनखंड क्या होंगे, 4 के, 1 होगा एक तो, और ये 2 से भी कट जाएगा, ठीक है, और स्वयं से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो इसके 3 गुणनखंड है, यहाँ पे देखिए 3 गुणनखंड है यहाँ पे इसके। तो ये क्या हो गई, हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं। जबकि अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, सिर्फ वो 1 से कटती है और स्वयं से कटती है, ठीक है, स्वयं से विभाजित होती है। तो वो क्या होती है, आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखिए आगे हम देखते हैं अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो केवल 1 से तथा स्वयं से विभक्त हो तथा किसी अन्य से विभक्त ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपकी कौन कौन सी हो गई, सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या आपकी कौन सी है, 2। ये 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है, ठीक है, सम भी है और अभाज्य भी है। बाकी और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो सम हो और अभाज्य भी हो, ठीक है। सिर्फ आपकी 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। समझ में आ रही है। तो देखिए, 2 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, एक तो ये 2 1 से कटेगा, और एक ये स्वयं से कटेगा 2।
लेकिन किसी अन्य से ये विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये क्या है, अभाज्य संख्या है। समझ में आ रही है अभाज्य संख्या? बहुत आता है आपका कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो वे संख्याएं जो केवल एक से घटेंगी और स्वयं से विभक्त होंगी और किसी अन्य से डिवाइड नहीं होंगी, वह आपकी होंगी अभाज्य संख्याएं। जैसे कि आपका हो गया 2, 3, 5, 7, 11। अब यहाँ पे आप लोग 9 मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि देखिए 9 आपका विषम संख्या है, ना कि अभाज्य संख्या है। बच्चे आप विषम और अभाज्य में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो देखिए यहाँ पे ये विषम संख्या है 9, ना कि अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये देखिए 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा, तो इसके 3 गुणनखंड हो गए, ठीक है। और अभाज्य संख्याओं के 3 नहीं, ओनली 2 गुणनखंड होते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये हो गई आपकी अभाज्य संख्या। नेक्स्ट है आपका परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में होती हैं। अब P/Q के रूप में कैसे होती हैं? देखिए यहाँ पे क्या है, 2/3, मतलब ये बटे के रूप में होंगी, अंश और हर। ऊपर वाला आपका अंश होता है, नीचे वाला आपका हर होता है, ठीक है। तो अंश और हर P/Q के रूप में होती हैं। ऐसी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे यहाँ पे ये कहूँ कि 2 है, वो परिमेय संख्या है या नहीं, बताइए। तो यहाँ पे 2 जो है वो आपकी परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे मैं 1 मान सकती हूँ, तो यहाँ पे ये इसका P/Q के रूप में हो गई है, ठीक है, P/Q के रूप में हो गई ना ये। तो यहाँ पे ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। 2 भी आपकी परिमेय संख्या है, 3 भी, 4 भी, क्योंकि क्या है, हम इसके बटे में 1 मान सकते हैं। यहाँ पे ये अंश हो गया, ये इसका हर हो गया, ये अंश हो गया, ये हर हो गया, तो ये आपका क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अब देखिए, जो संख्याएं परिमेय नहीं होंगी वो अपरिमेय संख्याएं होंगी। जैसे कि आपका क्या है, P/Q के रूप में नहीं होंगी ये। जैसे कि √1, तो √1 क्या है, √1 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो ये इसमें क्या है, एक काल्पनिक संख्या आयोटा बोलते हैं इसको, ये साथ में आता है, ठीक है। और इसको क्या है, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। इसके नीचे क्या है, आप 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये अंश बटे हर के रूप में नहीं है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये पूर्ण संख्या नहीं आएगी, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं P/Q के रूप में नहीं होती हैं और ये इस फॉर्म में होती हैं, ठीक है। √1, √5, √2, ये आपकी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्रमागत संख्याएं। अब देखिए क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? क्रमागत संख्याएं वह संख्या होती हैं जो एक क्रम से लगातार संख्याएं चलती हैं, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया 11, 12 और 13, या मैंने कह दिया 7, 8 और 9, ठीक है। ये क्रम से चल रही है ना, ठीक है। तो क्रम से जो होंगी संख्याएं वो क्रमागत संख्याएं। देखिए क्रमागत क्या मतलब, क्रम, क्रम आ रहा है ना, तो जो क्रम से संख्याएं जो लगातार चलती हैं वह आपकी क्या होती हैं, क्रमागत संख्याएं होती हैं। जैसे कि आपका 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, ये सब क्या है, आपकी क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा वास्तविक मान। देखिए वास्तविक मान क्या होता है? अब देखिए वास्तविक मान को ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक मान को ही हम अंकित मान भी बोलते हैं। यहाँ पे आप लिख लेना, ठीक है, नोट कर लेना आप, अंकित मान, ठीक है। अंकित मान भी बोलते हैं इसे। किसी संख्या का वह मान जो कभी नहीं बदलता है, ठीक है। मतलब एक देखिए आपका एक स्थानीय मान होता है, उसमें क्या है, स्थान के साथ उनके अंक का मान क्या होता है, चेंज होता रहता है स्थान के साथ ही। लेकिन एक वास्तविक मान होता है या अंकित मान, या इसे जातीय मान, एक नाम और भी है इसका। देखिए अभी मुझे याद आया, इसका एक नाम और भी है जिसे हम बोलते हैं जातीय, ठीक है, जातीय मान। तो ये क्या है, ये इनके मान क्या होते हैं, कभी चेंज नहीं होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ कि यहाँ पे 5 का जो जातीय मान या अंकित मान या वास्तविक मान क्या होगा, 5 होगा, 3 का 3 होगा, 6 का 6 होगा, 8 का 8 होगा और यहाँ 3 का 3 होगा। समझ में आ रहा है? आप जातीय मान आपका निकाल लेंगे, अब आप अंकित मान, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है कि अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर, समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्थानीय मान। देखिए मैंने अभी बताया, किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान के साथ साथ बदलता रहता है उसका स्थानीय मान कहलाता है। जैसे कि अगर यहाँ पे क्या है, इकाई के अंक पे है कोई संख्या, तो वहाँ पे ये देखिए 2 का स्थानीय मान 2, 3 का स्थानीय मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 के आगे कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो 1 0 लग जाएगा। अब देखिए इसका स्थान क्या है, धाई के स्थान पे है, ये इकाई धाई, तो यहाँ पे क्या है, इसके जो स्थान के साथ इसकी वैल्यू भी चेंज हो गई। समझ में आ रही है? और यहाँ पे 6 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा, 6 के आगे कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्या, तो 2 0 लग जाएंगे, ठीक है। 5 के आगे कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्या है, तो 3 0 लग जाएंगे। अब निकालेंगे आप स्थानीय मान, ठीक है। स्थानीय मान से आपका क्या है, ये 2 नंबर में आपसे जरूर क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी आपका ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, 1 नंबर में आ जाता है, ठीक है। तो स्थानीय मान और अंकित मान, इसमें कंफ्यूज मत होना और अच्छे से इसको क्या है समझ लेना, ठीक है। देखिए इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस आप ये कि आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को ध्यान से देखें, ठीक है। और क्या है, वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो आप उसको लाइक भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको सारी वीडियो की जो है नोटिफिकेशन क्या है मिलती रहे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
उसके बाद क्या है, देखिए एक क्वेश्चन हमारा ये आता है इस टाइप का, दशमलव वाला क्वेश्चन आ जाता है कि दशमलव वाली कोई संख्या दे दी है हमें, इसका स्थानीय मान बताइए। अब बताइए आप इसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये 9 किसका होता है बताइए जरा। यहाँ पे ये होता है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, मतलब ये आपका ऐसे चलता है। तो यहाँ पे 9, ठीक है, तो 9 के आगे यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, अगर यहाँ पे आप देखेंगे 0.9, बताइए जरा कैसे निकालेंगे इसका स्थानीय मान। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ऐसे चलते हैं, इसका 9 से पहले कितनी संख्याएं हैं, 1 2, तो इसके बटे में क्या है, आप इसके बटे में यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद देखेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे क्या है 3 जीरो लग जाएंगे नीचे, ठीक है। यहाँ पे 6 के बाद कितनी है संख्याएं, पॉइंट के बाद, तो 6 बटे पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2, तो यहाँ क्या है 2 संख्याएं लग जाएंगी। देखिए आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आप करते हैं 0.16, ठीक है, तो पॉइंट हटाएंगे तो कितने जीरो लगेंगे नीचे, 2 जीरो लगेंगे ना तो 6 के बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो अगर आपसे 6 का स्थानीय मान पूछ लेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.0, 1 के बाद 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो 0.06, ठीक है, 1 और 2 के बाद पॉइंट लग गया, ठीक है। अगर आपको नहीं आया समझ में तो मैं इसका निकाल के दिखाती हूँ आपको, 1 का। देखिए 1 का स्थानीय मान कैसे निकालेगा, ये 1 लगा दिया आपने, ठीक है, ये होता है आपका 10वां भाग, 100वां भाग, ठीक है, तो ऐसे निकालना है आपको। तो पॉइंट के बाद 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 जीरो लगा दिया नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे 1 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा, नीचे जितने जीरो होते हैं उतने के बाद पॉइंट लग जाता है, तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो 0.1 हो जाएगा इसका स्थानीय मान। आगे बात समझ में, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा गुणा। देखिए गुणा गणित की एक महत्वपूर्ण संक्रिया है, गुणा करने से पहले पहाड़े याद होना अति आवश्यक है। अगर देखिए आपको गुणा करना है और अगर आपको पहाड़े याद नहीं है तो आप क्या गुणा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि गुणा करने के लिए जैसे मैंने आपको बोल दिया 23 की गुणा आपको किससे करनी है, 4 से करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 तियाँ 12, अगर आपको 4 का पहाड़ा याद नहीं है तो क्या आप गुणा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। तो गुणा क्या है, गुणा गणित की एक महत्वपूर्ण संक्रिया है, महत्वपूर्ण भाग है, और गुणा करने के लिए पहले पहाड़े याद होना अति आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भाग, किसी बड़ी संख्या को छोटी संख्या से देना ही भाग कहलाता है, ठीक है। देखिए अब देखिए आप, ऐसा तो नहीं है ना कि आप बड़ी संख्या से छोटी संख्या को भाग देंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। हमेशा क्या करते हैं हम, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं, ना कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देते हैं। तो यहाँ पे 56 भाग 7 लिखा है, तो 7 8 कितने होते हैं, 56 होते हैं, 8 बार चला गया, ठीक है। अब देखिए इसको, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये है यहाँ पे भाजक, ठीक है, यहाँ पे ये है भाजक, ये होता है आपका भाज्य, ये भागफल, और जो नीचे बचता है वो आपका शेषफल होता है, ठीक है। ये होता है आपका यहाँ पे शेष, यहाँ पे शेष बचा नहीं है। मैं आपके लिए इसके दूसरा क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे 17 है, ठीक है, 2 से मैंने आपको डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 8 16 होता है, ठीक है, 7 में से 6 गया, 1 बचा, तो यहाँ पे क्या है, देखिए ये क्या हो गया आपका भाजक हो गया, ये भागफल जो निकल के आता है वो भागफल होता है, ये भागफल हो गया, ये शेषफल हो गया, और ये क्या हो गया, भाज्य हो गया, ठीक है। तो ये भाज्य हो गया, तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा आपका भाज्य है, कौन सा भागफल है और कौन सा भाजक है, ठीक है। देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये आप अच्छे से याद कर लेना। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। इसका आपका यूज बहुत क्वेश्चंस में होगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाज्य इतना दे रखा है, आगे मैं कराऊंगी इसका क्वेश्चन, मैंने आगे नोट करा हुआ है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे आप लोग, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा भिन्न। देखिए अब भिन्न आगे, भिन्न संख्या जो P/Q के रूप में होती है, भिन्न वह संख्या है जो P/Q के रूप। देखिए भिन्न क्या होता है, भिन्न में एक तो अंश होता है और एक हर होता है, जैसे कि मैंने लिखा 2/3, तो यहाँ पे क्या है, ये P/Q के रूप में है, मतलब P बराबर यहाँ पे क्या है, P बराबर है अंश और Q बराबर है हर, तो P/Q, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है, और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है, ठीक है। तो देखिए भिन्न क्या है, जो P/Q के रूप में लिखी जाती है वही हमारी क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। तो 1/3, 5/7, 2/11, ये सब क्या है, हमारी भिन्न है, ठीक है। अब देखिए भिन्न के प्रकार कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भिन्न के प्रकार कौन कौन से, कितने प्रकार की भिन्न होती है, सम भिन्न है, विषम भिन्न है, और क्या है आपकी दशमलव भिन्न है, ये सब क्या है आपकी, सभी दशमलव भिन्न के प्रकार हैं। अब देखिए पहली है आपकी दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न, तो देखिए जिनके हर 10 या
100 होंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 100 लिख लेना, आप एक जीरो बढ़ा लेना। जिनके हर 10 या 100 की घात में होते हैं, ठीक है, वह क्या होती है, दशमलव भिन्न होती हैं। अब देखिए जब तक हर क्या होगा, जब तक हर में 10 नहीं होगा या 100 नहीं होगा या 1000 नहीं होगा, जब तक क्या है ऊपर दशमलव लग सकता है, नहीं लग सकता है ना। तो इसके लिए दशमलव भिन्न के लिए नीचे 10 या 100 होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे 3/10 है, ये आपका 3/10 लिखा है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, बताओ। देखो नीचे एक एक पॉइंट है, अभी मैंने ऊपर भी यही बात बताई थी, नीचे क्या है एक जीरो है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 3 और 1 के बाद पॉइंट लगाना है। और हम चलते किधर है, चलते हम किधर है पॉइंट के लिए, इधर साइड में, ठीक है। अगर नीचे जीरो लगाया तो पॉइंट हम किधर से गिनेंगे, इधर साइड से गिनेंगे। तो एक एक और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे एक के बाद, तो 0.3। अब जैसे मैं यहाँ की बात करूँ, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन की, तो इसमें कैसे लिखेंगे हम, 2 के बाद पॉइंट है ना, तो 1, ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, इस वाले क्वेश्चन में ये आपने लिखा 5, फिर एक तो ये हो गया, और 2 के बाद लगाना है, तो एक जीरो हमने बढ़ा लिया और पॉइंट, तो 0.05, ठीक है, या फिर 0.05, ये आपका हो गया दशमलव भिन्न, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी सम भिन्न, या इसको उचित भिन्न भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि सम भिन्न और विषम भिन्न क्या होती हैं। तो देखिए जिसका अंश हर से छोटा होता है, मतलब अंश क्या है, छोटा होगा हर से, मतलब ऊपर वाली संख्या क्या होगी, नीचे वाली संख्या से छोटी होगी, क्योंकि अंश क्या होता है, ऊपर वाला होता है, और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। तो जिसका अंश हर से छोटा होता है वह संख्या क्या होती है, समभिन्न होती हैं। ऐसी भिन्न हमारी क्या कहलाती है, समभिन्न कहलाती हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिख दिया है मैंने ये आपको अच्छे से कि समभिन्न कौन सी है, ये देखिए अंश इज लेस देन हर, ठीक है, अंश इज लेस देन टू हर, ठीक है। जैसे कि देखिए 3000 है आपका दे रखा, सॉरी 3/4, 3/4, 5/9, इसमें देखिए अंश छोटा है हर बड़ा है, अंश क्या है, हर से छोटा है अंश, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी सम भिन्न हो गई, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका विषम भिन्न। विषम भिन्न क्या होता है, जिनके अंश हर से बड़े होते हैं। देखिए उसमें सम भिन्न में क्या था, अंश छोटा था हर से, और विषम भिन्न में क्या है, अंश बड़ा है हर से। देखिए अंश क्या है, बड़ा है हर से, अंश बड़ा है हर से, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ट्रिक लिख दी है ये कि अंश इज ग्रेटर देन टू हर, ठीक है, अंश इज ग्रेटर देन टू हर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मिश्रित भिन्न। अब मिश्रित भिन्न क्या होती है, देखिए विषम भिन्न है, विषम भिन्न में क्या होता है, ऊपर अंश बड़ा होता है ना, तो विषम भिन्न 5/4 को एक सही 1/4 के रूप में, अब ये मैंने सही के रूप में कैसे लिखा है, देखिए 5 को 4 से डिवाइड करो, 5 को 4 से, तो 4 एकम 4, कितना बचा, 1 बचा, तो यहाँ पे एक सही 1/4 ऐसे लिखते हैं, एक सही 1/4, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी मिश्रित भिन्न हो गई। जो आपकी विषम भिन्न होती है, विषम भिन्न को इस तरह से लिखना, इस रूप में लिखना, सही के रूप में लिखना ही मिश्रित भिन्न कहलाता है आपका, ठीक है। और इसके लिए विषम भिन्न ही होनी चाहिए, अगर सम भिन्न होगी तो उसमें नहीं लिख पाएगा, क्योंकि उसमें पॉइंट में आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन इसमें क्या है, आपका अंश बड़ा होगा तभी तो आप भाग दे पाएंगे, जब आपका अंश छोटा होगा तो आप भाग कैसे दे लेंगे, ठीक है। और विषम भिन्न में क्या होता है, अंश छोटा होता है हर से, तो आप भाग दे ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मिश्र भिन्न क्या है, विषम भिन्न को सही के रूप में लिखना ही आपका मिश्रित भिन्न कहलाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। 4/5 में से 2/5 घटाना है, ये भिन्न है, इसका भिन्न का आंसर देखिए आप क्या होता है, 4/5 में से क्या घटाना है, 2/5, 2/5। अब देखिए हमने ये लिख लिया। अब ये क्या है, ऐसे आपकी मतलब कंडीशन होती है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लासा लेते हैं, तो 5 का लासा क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 एकम 5, तो यहाँ पे 4 नीचे से अगर सेम है तो क्या ऊपर वाला हम ऐसे उतार देते हैं, 4 में से 2 गया 2, तो 2/5, ये हो गई आपकी सॉल्व, ठीक है। भिन्न ऐसे सॉल्व करते हैं। अगर देखिए आपका अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दिया है कि वहाँ पे क्या है, नीचे जो आपका हर है वो असमान हर दिया हुआ है, तो आप कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2/3, मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, प्लस 4/2। अब देखिए इसमें 3 है एक तरफ 2 है, तो ऐसे वाले को कैसे हल करेंगे, तो ये जो आपका नीचे हर है इसको क्या है, इनकी गुणा कर दो, 3 दूनी 6, ठीक है, और इनकी क्या है, तिरछी गुणा कर दो, तो 2 दूनी 4, 4 तियां 12, जो चिन्ह है वो चिन्ह लगा रहने दो, ठीक है। और 12 और 4 कितने हो गए, 16, 16/6। अगर इसको काट दो, कट रहा है तो काट दो, 2 तियां 6, 2 अट्ठे 16, तो कितना आ गया आपका 8/3, ठीक है। तो ऐसे करेंगे। अगर आपका भिन्न ऐसे दी हुई होगी तो आप भिन्न को ऐसे सॉल्व करेंगे, और अगर आपका हर अलग अलग दिया हुआ है तो आप कुछ मत करना, हर अगर आपका अलग अलग दिया हुआ है तो बस नीचे हरों की क्या है, गुणा कर लो, और फिर क्या है, इनकी तिरछी गुणा कर लो, ठीक है। आ गई बात समझ में, बिल्कुल सिंपल तरीका है ये, ठीक है। और इससे आप कोई सी भिन्न सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 सही
1/2 मीटर लंबी एक रस्सी, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, ठीक है। जब मैंने आपको पेपर सॉल्व करवाया है उसमें मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया है आपको, अगर आपने वीडियो देखी है तो, ठीक है। तो देखिए 10 सही 1/2 मीटर लंबी एक रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर काटा गया है, ठीक है। तो शेष रस्सी की लंबाई बतानी है, तो इतनी मीटर रस्सी है, टोटल कितनी है, इतनी है, और इतनी काट ली, ठीक है। तो इसमें से अगर मैं ये घटा दूंगी तो जो शेष रस्सी रह गई है वो उसकी वैल्यू निकल आएगी। तो इसको सॉल्व कर लो, 10 दूनी 20 और 1 21/2, ठीक है। और ये कितना हो गया, 8 पंजे 40, 40 और 5 45, 45/8, ठीक है। इसको क्या है, इसमें से घटा दो। अब देखो इसका हम लासा लेंगे तो यहाँ पे क्या है 8, 8 देखिए इससे कट जाएगा, 2 चौक 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा इसका लासा, ठीक है। 2 चौक 8, तो यहाँ पे 21 की गुणा किससे हो जाएगी, 4 से, क्योंकि 2 चौक, ठीक है, 4 बार जा रहा है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 21 चौक 84 माइनस का 8 एकम 8, इसका मतलब 45 एकम 45, ठीक है। अब 84 में से 45 जाएंगे तो कितना बचेगा, ठीक है। 14 में से 5 गए तो आपका 9 बचा, ठीक है। यहाँ पे आपका 7 रह गया, 7 में से 4 गया, आपका 3 बचा, 39/8। तो शेष जो रस्सी की लंबाई है वो कितनी है, 39/8। आप इसको सही के रूप में भी लिख सकते हैं, 8 चौक 32, 8 चौक 32, ठीक है। तो 4 बार गया, कितना बचा 5 बचा, तो 4 सही 5/8, 4 सही 5/8। देखिए अब इसको सॉल्व करके देखिए, 8 चौक 32, 32 और 5 39, तो आपका लौट के यही आ जाएगा। तो शेष जो रस्सी की लंबाई आ गई वो कितनी आ गई, 4 सही 5/8। आगे बात समझ में, क्वेश्चन समझ में आया। यही इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं, भिन्न से इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने और लिखा है भिन्न वाला, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो आप क्या है इनकी गुणा ऐसे करके करो और इसको फिर लिखो, ऐसे करके करो फिर लिखो, और एक बिल्कुल सीधा तरीका, ये जो सही के रूप में है ना इसको अलग जोड़ लो और जो ये अलग दिए हुए हैं इनको अलग कर लो, ठीक है। इनको सॉल्व अलग करो। अब देखो कैसे करते हैं हम, आप बिल्कुल ध्यान से देखना, इस चीज़ को बहुत काम आने वाली है ये। 3, 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 1 12, 12 आपने लिख लिया अलग, ठीक है। प्लस है तो प्लस का साइन लगा दो, और यहाँ पे क्या है जो बचा 2/7 बचा, 2/7 प्लस 5/7 प्लस 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। अब ये आपका बचा, इसको क्या है अलग सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे इसका लासा लेंगे तो 12 प्लस, ठीक है, 7 चौक 28, ठीक है। सब देखिए भिन्न क्या है आपके अलग अलग है, तो लासा ले लो 7 चौक 28, तो यहाँ पे 7 एकम 7 तो 2 एकम 2, यहाँ पे 7 एकम 7 तो 5 एकम 5, 4 सत्ते 28, तो 1 की गुणा 7 से होगी तो 7, प्लस 4 सत्ते 28 तो 7 तियां 21, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कितना हो गया, इन सबको जोड़ लीजिए, 5 21 और 7 28, 28 और 5 28, 29 30 31 32 33, 33 और 2 33 34 35, ठीक है। 35 आ गया आपका, 35/28, ठीक है। और ये कितना था आपका 12 प्लस, तो 12, तो 12 प्लस था तो 12 सही 35/28, यही आपका क्या है आंसर आ गया, 12 सही 35/28। देखिए ये बहुत इजी तरीका है, ये आप अलग अलग इसको सॉल्व कर लो, इससे क्या है आपका टाइम बचेगा। देखिए अभी क्या है आपका 1 घंटे का पेपर है मैथ का, समझ में आ रही है, तो आपको इसमें भी यही नहीं है कि एक ही क्वेश्चन को आप लेके बैठे रहोगे, अगर ऐसा आपने किया ना तो आपके बहुत सारा पेपर क्या है छूट जाएगा, आधा पेपर छूट जाएगा कम से कम, अगर आप यही एक ही क्वेश्चन को लेके बैठ गए तो। ऐसे नहीं करना है, आपको अच्छे से थोड़ा जल्दी सॉल्व करना है, और क्या है अगर आप रिविजन करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और क्वेश्चन भी क्या है आपको जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे आपसे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये आपको भिन्न समझ में आ गई ना, जितनी भी भिन्न है, सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न, दशमलव भिन्न, मैंने आपको सब बता दिए, और जो पेपर में आएगा वो इसी में से आपकी कोई सी आएगी, कोई अलग कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा रोमन अंक, रोमन अंक बहुत आते हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए ये जो आपके संकेत दे रखे हैं इसको बोलते हैं 1 5 10, ठीक है, LCDM, यह संकेत रोमन में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। यह जो संकेत है वह रोमन में प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए कौन कौन से हैं, देखिए देखिए एक कैसे लिखते हैं हम, ये आपका लिखा हुआ है 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब L का मतलब होता है 50, C मतलब 100, D मतलब 500, M मतलब 1000, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। LCDM ट्रिक से याद करो, LCDM, L मतलब, ठीक है, L मतलब 50, ये आपका L मतलब 50, C मतलब 100, D मतलब 500, M मतलब 1000, ठीक है। आगे बात समझ में, याद हो जाएंगे ना, बस ये याद करना है, मैंने तो ऐसे ही याद किया था, LCDM 50 100 500 1000, 50 100 500 1000, LCDM, ठीक है। और बाकी 1 से 10 तक तो आपको लिखना आती ही है, ठीक है, रोमन में आपको 1 से 10 तक तो आती है, और बाकी आपका 50 100 500 M, ठीक है, 500 1000, तो LCDM,
हो गया ना याद। देखिए यहीं पे मैं अभी आपको ये आपका सॉल्व करवाने वाली हूँ पूरा मैथ का, और अभी आपको ये याद होने वाला है पूरा इसका चैप्टर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका पॉइंट, यदि किसी रोमन संकेत में ऊपर बार लगा हो। देखिए कहीं कहीं पे क्या होता है, बार लगा हुआ होता है, जैसे कि आपका ये एक दे रखा है, इसके ऊपर बार लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है। तो एक का मतलब क्या होता है, एक का मतलब होता है एक, और बार का मतलब होता है 1000। 1000 तो इस गुणा एक की गुणा कर देंगे 1000 से, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 एक कम 1000, तो इसका मतलब हो गया 1000 लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो देखिए किसी संकेत के ऊपर बार चिन्ह लगा हो तो उसके मान में 1000 से गुणा कर देते हैं, तो प्राप्त संख्या जो होती है वह उसका मान होता है जो आपको दिया हुआ संकेत है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको लिख लिया है बी बार, तो बी गुणा ये वाला बार, ठीक है, बी गुणा बार, क्योंकि बी की गुणा होनी है बार से। अब बी को क्या बोलते हैं, बी को 5 बोलते हैं, और बार को 1000, तो 1000 की गुणा 5 से करेंगे तो 5000 हो गया, तो बी बार का जो आपका मान निकल के आ गया वो कितना आ गया, 5000, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको रोमन अंक समझ में आ गए, ठीक है। देखिए इससे कुछ भी अलग नहीं आने वाला है आपका, ये आपके बस इतने ही आते हैं, ठीक है। और मैंने इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है वो मैंने आगे लिख दिए हैं, आप इसको ध्यान से समझना। देखिए ये पॉइंट ना आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं जो मैं पॉइंट आपको बता रही हूँ, तो आप इसको इसलिए अच्छे से समझो और बिल्कुल ध्यान से देखो पूरी वीडियो, ठीक है। अब देखो ये क्या है आपका, यहाँ पे आपका वी एल तथा डी संकेतों का प्रयोग केवल एक बार प्रयोग में, देखिए मैंने एक लिखा, ये मैंने एक लिखा, ठीक है, एक लिख दिया, फिर मैं इसको 2 लिखूंगी तो मैं इस डंडे को 2 बार खींच सकती हूँ, 3 लिखा तो 3 बार खींच दिया। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 5 लिखती हूँ तो 5 में ऐसे लिखा, फिर मैंने 6 जब लिखती हूँ तो मैं ऐसे लिखती हूँ ना। कभी आपने ये देखा है ऐसे लिखा हुआ हो, नहीं होता है ना ऐसा, क्योंकि 5 5 ये 5 5 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है ये, ठीक है, जो कि ये गलत है, क्योंकि 10 का मतलब 10 ऐसे बनता है, रोमन में 10 जो होता है वो आपका ऐसे बनता है, 9 कैसे बनता है, 9 आपका ये बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी है, बी को कभी 2 बार नहीं लिखते हैं, एल एल एल, कभी एल को 2 बार नहीं लिखा जाता है, क्योंकि एल का मतलब होता है 50, ठीक है। अब 50 50 100 लिखना है मुझे, तो 100 का मुझे सी दिया हुआ है ना, 100 का मुझे सी दिया हुआ है, तो मैं इसको डबल एल क्यों लिखूंगी। तो कभी भी डबल एल नहीं लिखा जाता है, हमेशा 100 को सी लिखा जाता है। आगे बात समझ में। ऐसे ही डी, तो एल सी डी, डी का मतलब होता है आपका 500, ठीक है, डी का मतलब क्या होता है आपका 500। अगर आपको 1000 लिखना है तो आप क्या 1000 डी डी लिखेंगे, डी डी लिखेंगे, नहीं ये गलत है, आपको ये नहीं लिखना है। 1000 का आपका होता है एम, तो आप एम लिखेंगे ना डायरेक्ट। आगे बात समझ में। तो बी एल तथा डी संकेतों का प्रयोग केवल एक बार प्रयोग में किया जाता है, इनको कभी 2 बार यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, आप बताएंगे वो। संख्या 24 का रोमन अंक लिखो। देखिए 24 का रोमन अंक, तो 24 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 10 प्लस 10 प्लस 4, 10 और 10 20 और 4 24, तो 10 को मैं कैसे लिखती हूँ x, फिर 10 को x, और 4 को क्या होता है, 4 कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिख सकते हैं ना हम 4। तो ये हो गया हमारा 24, एक्स एक्स आई वी ये लिखा हुआ है आपका, तो ये क्या हो गया हमारा 24 हो गया ये, ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए क्वेश्चन आपके कहीं और से थोड़ी ना आने हैं, इसी में से आएंगे ना, जो मैं आपका पूरा सिलेबस दिया हुआ है मैंने पूरा उसी के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक, ठीक है, पहले आपका संख्याएं हैं, फिर आपका क्या है स्थानीय मान दिया हुआ है, तो मैंने सब बिल्कुल एक एक टॉपिक उसी हिसाब से लिखा हुआ है कि भिन्न आ गई तो भिन्न का टॉपिक ले लिया है। आप अब आपके हाथ में कि आप कितने अच्छे से इसको समझते हैं, ठीक है। मैं आपको बहुत ईजी मैथड से समझा रही हूँ, बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 3 बार 9 लिख दो, काफी बार मैंने आपको बताया जितने अंकों की बड़ी संख्या पूछे उतनी बार 9 लिख दो, ठीक है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 9 99। इसका अंतर, मतलब अंतर का मतलब होता है घटाव, तो इसका अंतर बता दो, तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और ये 9 बचा, तो 900, तो इनका अंतर कितना आ गया, 900 आ गया। आगे बात समझ में। 3 अंकों की बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इन दोनों का ये अंतर मैंने माइनस कर दिया, तो कितना आ गया, 900 आ गया। यही इसका आंसर है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये इकाई का अंक, देखिए ये आपका वैसे आया नहीं है, 1 2 बार कभी आया हुआ है, बहुत जो पुराने पेपर है उसमें मैंने काफ़ी रिसर्च करके तो अपने ये नोट्स अपने बने हुए हैं मेरे, ठीक है। तो इकाई का अंक 1 2 बार आया है, तो मैंने सोचा आपको बता दूंगी, कभी अगर आ जाए तो आपका क्या है छूटे ना, ठीक है। तो देखिए इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। अब इकाई का अंक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये घात दी हुई होती है ना, इसको 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे, 4 से डिवाइड मैंने इसको किया, तो 4 अट्ठे 32,
32 हो गया, 32 बार पूरा चला गया, बचे कितने 33 34 पैसे 3 बचा ना, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 3 की घात 3 गुणा 4 4 छंग 24 24 बार चला गया, बचा कितना 1 बचा ना, तो मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी इकाई का अंक, तो यहाँ पे जितनी बार पूरा चला जाएगा, ठीक है, उसको हटा के जितना शेष बच रहा है उतना बनाए। 4 8 32, तो यहाँ पे आपका 3 की घात कितना बचा था 3 बचा था, 32 बार पूरा चला गया 3 बचा, गुणा 4 की घात 4 छंग 24 1 बचा, ये आपका पूरा चला जाएगा 4 एकम 4। ठीक है, जब पूरा चला जाता है तो वहां पे क्या लिखते हैं हम 4 की घात 7 की घात उतना ही लिखा रहता है 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3 तियां 9 तियां 27 7 हो गया आपका इकाई का अंक, यहाँ पे 7 बच रहा है ना, 3 तियां 9 तियां 27, तो यहाँ पे इकाई वाला अंक ले लीजिए। यहाँ पे 4 एकम 4 गुणा यहाँ पे 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, तो आप ऐसे ले लीजिए 7 सत्ते 49, 9 हो गया, 9 सत्ते 63, 63 का 3 ले लिया, 3 सत्ते 21। ठीक है, 3 सत्ते कितने हो गए 21, तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना आ गया 1 आ गया, इकाई का अंक 1। तो यहाँ पे 7 चौक 28, 28 में इकाई का अंक क्या आ रहा है 8। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका इकाई का अंक हो गया इसमें पूरे में, वो क्या निकल के आ गया 8 निकल के आ गया। आगे बात समझ में? तो ये क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं, अगर हमें इकाई का अंक नहीं दे रखा है और घात के रूप में दे रखा है, क्वेश्चन घात के रूप में दे रखा है, तो 4 से डिवाइड करना है और जो शेष बचेगा उसको लिखना है और इकाई के अंक को लेते हुए चलना है बस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75 का रोमन अंक। देखिए 75 को कैसे लिखेंगे हम, बताइए जरा। 50 प्लस 10 प्लस 10, तो ये कितना हो गया 50 60 70 70 और 5 75। ठीक है, तो देखिए 50 को हम क्या लिखते हैं L लिखते हैं ना 50 को। ठीक है, 10 को क्या लिखेंगे X, फिर 10 को लिखेंगे X, 5 को लिखते हैं हम V, तो ये हो गया हमारा 75। आ गया रोमन अंक लिखना, अब लिख लोगे। ठीक है, आगे समझ में कैसे लिखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, यदि किसी संख्या को 81 से भाग करने पर शेष तथा भागफल 5 प्राप्त होता है तो वह संख्या होगी। देखिए मैंने अभी ऊपर आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था कि क्या है, एक यदि किसी संख्या को 81 से भाग देने पर, तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए 81 को भाग देंगे तो ये क्या है भाजक है ना, ये 81 क्या हो गया आपका भाजक हो गया, गुणा भागफल क्या है 5, भागफल आपका 5 था और शेष तथा भागफल 5 प्राप्त होता है, तो शेष भी आपको क्या दे रखा है 5 दे रखा है, तो भाज्य बताना है आपको। तो जो वह संख्या है वह बतानी है जिसे भाग दिया जा रहा है, उसे भाज्य बोलते हैं ना। ठीक है, तो इसके क्या है पहले गुणा कर दो, 5 एकम 5 5 अट्ठे 40। ठीक है, प्लस 5, तो 405 और 5 कितने हो गए 405 में 5 जोड़ेंगे तो 410। तो भाज्य क्या हो गई, भाज्य जो संख्या है वह क्या है आपकी 410 है। आ गई बात समझ में। भाज्य और भाजक आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे ये ऐसा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं, बताइए जरा कितने शून्य होते हैं। तो लिख लीजिए आप, कैसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और 1 करोड़, 1 बना देंगे अब। ठीक है, तो देख लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने शून्य हैं 7 शून्य हैं। ठीक है, कितने शून्य हैं आपके 7 शून्य हैं 1 करोड़ में। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 9 3 5 जीरो से बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या। अब देखिए इन्हीं संख्याओं से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, लेकिन जबकि कोई भी अंक क्या है आपको दोबारा यूज नहीं करना है। तो कैसे लिखेंगे आप, देखिए सबसे बड़ी संख्या लिखती हैं पहले, सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 9 है, 9 लिखा, फिर 5 लिखा, 3 लिखा और 1 जीरो, ये होगी आपकी सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी क्या है, सबसे छोटी यहाँ पे है 0, लेकिन क्या है 0 नहीं लिखना है पहले, वरना क्या हो जाएगा वो आपकी 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। सबसे पहले आप 1 लिखेंगे फिर 0 लिखेंगे, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में ही 0 लगा दिया तो वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आप लिखेंगे 0 1 3 5 9 1 3 5 9। अब देखिए यहाँ पे
किसी संख्या के अगर 0 होता है तो उसका कोई मान होता है क्या? नहीं होता है ना, तो यहाँ पे 0 तो गलत हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, 1 के बाद हमेशा 0 लगाना है। तो 1 0 3 5 9, ठीक है। आगे बात समझ में। सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी आपकी? ये हो गई, और सबसे छोटी संख्या होगी आपकी ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब आपके आ गए अपवर्तक और अपवर्त आ गए। हम देखिए अपवर्तक आपके क्या होते हैं, ठीक है। यदि दी हुई संख्या को अन्य संख्या पूर्णतः विभाजित कर दे तो वे संख्याएं दी हुई संख्या की अपवर्तक होंगी। अब देखिए मैं अपनी लैंग्वेज में समझाऊं तो देखिए, किसी के पहाड़े में अगर 8 आ रहा है, किसी के पहाड़े में अगर 8 आ रहा है, जो भी संख्या आपको दी हुई है वो संख्या आ रही है, तो वह जितनी भी संख्याएं होंगी वह उस संख्या के अपवर्तक होंगे। जैसे कि यदि दी हुई संख्या को अन्य संख्या, जैसे यहाँ पे 8 के अपवर्तक क्या होंगे? तो 8 के अपवर्तक मतलब 8 को जो काट देगा, 8 को जो संख्याएं विभाजित कर देंगी वही क्या होंगी? इसकी अपवर्तक होंगी, ठीक है। वही क्या होंगी? इसकी अपवर्तक होंगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपका 1 है, 1 8 को विभाजित कर देगा, 1 तो सभी को विभाजित कर देगा, ठीक है। 2 आपका विभाजित कर देगा, 4 भी आपका क्या है? 4 दूनी 8 होता है, 8 एकम 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 8 के अपवर्तक आ गए आपके, वो कौन कौन से आ गए? 1 2 4 8, ये अपवर्तक हो गए, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर 8 को जो संख्याएं काट देंगी, या किसी भी दी हुई संख्या को जो संख्याएं पूर्णतः विभाजित कर देंगी वह उसकी अपवर्तक होंगी, ठीक है। और अपवर्त क्या होते हैं? अपवर्त देखिए, यदि दी हुई संख्या अन्य संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। अब देखिए आप ये याद मत रखिए, सबसे मेन चीज, दी हुई संख्या के पहाड़े में जो भी संख्या आएंगी वह उसकी अपवर्त होंगी। अच्छा कैसे होंगी? मैंने एग्जाम्पल इसीलिए सेम लिए हैं ताकि आप लोग इसमें अंतर समझ पाएं। बहुत थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है अपवर्तक और अपवर्त में, ठीक है। अब देखिए 8 के अपवर्त कौन कौन से होंगे? 8 16 24 32 40 अपवर्त होते हैं बहुत सारे, ठीक है। अपवर्त बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अपवर्तक जो होते हैं वो सिर्फ सीमित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 के अपवर्तक, अब देखिए पहले क्या था, 8 जिसके पहाड़े में आ रहा था वो उसके अपवर्तक हो जा रहे थे, लेकिन 8, अब देखिए 8 के पहाड़े में जो आएगा वो उसके अपवर्त होंगे। जैसे कि 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, ठीक है। ऐसे 8 संग 48, 8 सत्ते 56, ये सब इसके क्या है? ये सब इसके अपवर्तक हैं, ठीक है। अपवर्त हैं, अपवर्त, ठीक है। और अपवर्तक कौन कौन से होंगे? जो इसको पूरा काट देंगे, जो मैंने बताया 1 इसको काट देगा, 2 और 4 और 8, ये इसके हो गए अपवर्तक, ठीक है। और 8 16 24 32 40 ये होगा इसके अपवर्त। अब मुझे लगता है आप लोग अपवर्तक और अपवर्त में कोई भी गलती नहीं करोगे, ठीक है। समझ में आ गई होगा आपको इसमें डिफरेंस क्या है। बहुत छोटा सा डिफरेंस है और उसको मैंने आपको बता दिया है कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये आपको ट्रिक ऐसी कोई बताने वाला नहीं है, क्योंकि ये क्या है, आप अपने ही माइंड से सोच सकते हो कि आप इसको कैसे याद रख सकते हो। तो मैंने तो ऐसे याद रखा था अपवर्त और अपवर्तक को, ठीक है। अगर आपको इससे भी अच्छे तरीके से पता हो तो आप मुझे भी बताना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6 और 8 के अपवर्तक लिखो। अब देखिए अपवर्तक लिखना है, तो अपवर्तक मैंने भी बताया जो इसको काट दें। तो 6 को कौन कौन काटेगा? 1 2 3 और 6, ठीक है। तो ये इसके अपवर्तक हो गए। 8 के ऐसे ही आप 8 के लिख दीजिए, 1 2 4 और 8, ठीक है। तो ये हो गए अपवर्तक 6 और 8 के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 और 4 के अपवर्त लिखो। अब 2 और 4 के अपवर्त मतलब 2 के पहाड़े में जो भी आ रहा है आप सब लिख दो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, ये सब लिख दो। ऐसे ही आपके 4 के, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, ये सब क्या है? इसके अपवर्तक हो गए, अपवर्त हो गए, अपवर्त, ठीक है। समझ में आ गया अपवर्तक और अपवर्त। अब आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, और क्या है, ये क्वेश्चन आता भी जरूर है, देखिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका महत्तम समापवर्तक। इसे हम क्या बोलते हैं? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। क्या है ये? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए क्या है ये? वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी, ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे, वह आपकी HCF या मासा होती है, ठीक है। जैसे कि 5 10 15, इसका मासा क्या होगा? तो देखिए 5 10 15, इसका देखिए हम भाग विधि से भी मासा निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। तो गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे आप? तो देखिए मैं आपको दोनों ही विधियां यहाँ पे समझा देती हूँ कि आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप 5 10 और 15, इनका आपको मासा निकालना है। तो पहले आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करेंगे। तो 5 दूनी 10, ठीक है, पूरा पूरा कट गया। कितना आया आपका? 5 आया। अब जो संख्या रह गई है उसको भी डिवाइड कर दीजिए 5 से ही, 5 तिया 15, ठीक है। तो दोनों संख्या किससे डिवाइड हो गई?
5 से डिवाइड हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो मासा आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 5 आ रहा है। ये तो हो गई आपकी भाग विधि, ठीक है, ये हो गई आपकी भाग विधि। और अगर आप गुणनखंड विधि देखें तो गुणनखंड विधि में क्या है, 5 का गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा, 1 और 5, 1 और 5 होगा, ठीक है। 10 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 5 से भी कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 15 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 3 5 और क्या होगा आपका 15, ठीक है। ये इसके गुणनखंड हो गए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इसमें जो हाईएस्ट का मतलब है सबसे ज़्यादा बार, सबसे ज़्यादा बार इसमें क्या आया है 5, 5 इसमें कॉमन है, ठीक है। 5 की घात 3, 5 की घात 3 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इसकी जो घात है वो सबसे ज़्यादा है, 5 की घात 3। और यहाँ पे क्या है 3 की घात 1 होगा, 10 की घात भी 1 होगा, 15 की घात भी 1 होगा। तो 5 की घात 3 मतलब 5 जो है आपका सबसे ज़्यादा बार आया है और क्या है सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे जो इसका मासा हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हो गई आपकी गुणनखंड विधि। तो देखिए गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों समझ में आ गई क्या होती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो अन्य संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, ठीक है। जैसे कि देखिए क्या होता है आपका 2 3 6 का लासा, तो 2 और 3 और 6 का लासा लीजिए, क्या होगा 2 से पहले काटेंगे, 2 एक कम 2 3 और 2 3 6, ठीक है। अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3, तो ये क्या आ गया 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, तो लासा कितना आ गया 2 और 3 6 का, 2 3 6, 6 इसका लासा हो गया, ठीक है। अब ये जो संख्या है, जो दी हुई संख्या है, ये संख्याएं इन सबको काट देंगी इसको, ठीक है। देखिए 2 से 6 कट जाएगा ना, 2 3 6, 6 3 से भी कट जाएगा और 6 6 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका लासा, जो क्या है वह छोटी से छोटी संख्या है जो अन्य संख्या को, मतलब ये जो इसका लासा निकल के आता है जो अन्य संख्या है इसको पूर्णतः विभाजित कर दे, जो कि ये कर रही है पूर्णतः विभाजित। समझ में आ गया। और गुणनखंड विधि क्या होती है, गुणनखंड विधि में देखिए आप कैसे निकालेंगे लघुत्तम समावर्तक। यहाँ पे पहले आप 2 के गुणनखंड करेंगे, तो 2 के गुणनखंड कितने हो गए आपके 1 और 2। यहाँ पे फिर 3 के गुणनखंड क्या होंगे 1 और 3। फिर आपके 6 के गुणनखंड क्या होंगे 2 1 2 और 3 और 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 की घात ये आपका 2 आया है कॉमन और ये आपका 3 आया है, ठीक है। तो 2 और 3, तो 2 3 6, ठीक है। तो ये लासा आ गया आपका 6, ठीक है। तो ये हो गई आपकी गुणनखंड विधि से लासा, ठीक है। और वैसे आप जो निकालते हैं लासा वो तो आपको पता ही है, ऐसे करके निकालते हैं आप, ठीक है, भाग विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए कि सूत्र है बहुत इंपॉर्टेंट, कि एक सूत्र है लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। इस सूत्र से बहुत सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए कौन सा क्वेश्चन, ये वाला एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और मासा इतना है, तो लासा बताना है। तो मैंने अभी बताया पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या मतलब दोनों का गुणनफल कितना है 2028, 2028। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, तो मासा कितना दिया हुआ है आपको 13 दिया हुआ है गुणा लासा, LCM, ठीक है। तो यहाँ पे ये 13 है, ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 2028 भाग 13 बराबर LCM, ठीक है। अब 13 से इसको काट दीजिए, 13 एकम 13, कितना बचा यहाँ पे 7 बचा, 7 और 2 72 हो गया, 13 पंजे 65, ठीक है 65, और फिर कितना बचा 7 बचा 78 हो जाएगा, तो 13 छक 78। तो यहाँ पे जो लासा निकल के आ गया LCM बराबर आ गया 156, ठीक है। आगे बात समझ में कैसे होगा, ये ऐसे क्वेश्चन उसी फॉर्मूले से होंगे। पहली संख्या ये जो दी हुई आपकी लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है आपका 2028 दे रखा था, मैंने वो लगाया, ठीक है। मासा आपका 13 दे रखा था, वो लगाया, फिर यहाँ ये गुणा में था मासा, इधर क्या हो गया उसमें भाग में चला गया, फिर क्या है 2028 को क्या है 13 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा कितना निकल के आया 156, जो कि क्या है हमारा लासा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें इतने 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 मतलब 49 59 और 109 से भाग देने पर शेषफल 1 3 5 रहे, ठीक है। अब देखिए ये आपका लासा में ही आता है, लासा मासा में ही आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए कैसे होता है, देखिए क्या है इतना, ये कह रहा है ये बड़ी से बड़ी संख्या, इसका मतलब बड़ी से बड़ी का मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था बड़ी से बड़ी संख्या मतलब मासा पूछ रहा है इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बड़ी से बड़ी संख्या निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 49 59 और 109, तो 49 में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा 48, ठीक है 48 हो गया। यहाँ पे 59 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 56,
और 109 में से 5 हटाएंगे तो 104। ठीक है, तो जब आपको ये दे रखा हो, ऐसी संख्याएं दे रखी हो, बड़ी से बड़ी संख्या पूछी हो और शेषफल कह रहा हो कि ये बचना चाहिए, तो आप उन संख्याओं में से पहले शेषफल को घटा देंगे। ठीक है, फिर जो संख्याएं आएंगी उनका क्या करेंगे, आप उनका मासा ले लेंगे। ठीक है, अब मासा ले लीजिए। 56 को क्या है, डिवाइड कर दीजिए 48 से। 48 से तो 48 एकम 48, 16 में से 8 गया, 8 बचा। ठीक है, फिर 48 को दे देंगे 8 छंग 48। ठीक है, कितना आ गया आपका, 8 आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब 104 बचा है, 8 को 104 को भी देंगे तो 8 एकम 8, 2 बचा आपका, 24 हो गया, 8 तिया 24। ठीक है, तो आपकी संख्या क्या आ गई, मासा आ गई आपकी 8। ठीक है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो गई आपकी, 8 हो गई। वह बड़ी से बड़ी संख्या हो गई आपकी 8, जो क्या है, इन संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड कर देगी। और डिवाइड करने के बाद कितना, 1 3 5 और 7 शेष बचेगा, 1 3 5 शेष बचेगा। ठीक है, अगर आपको डाउट हो रहा है अपने आंसर पे तो आप चेक भी कर सकते हैं। आपका आंसर कितना आया था, 8 आया था ना। ठीक है, अब देखिए 49 को 8 से डिवाइड करिए तो 8 8 छंग 48, 1 शेष बचेगा, 8 सत्ते 56, 3 शेष बचा 56। ठीक है, तो यहाँ पे 8 8 एकम 8, 2 बचा, यहाँ पे हो गया 8 तिया 24 लास्ट में, तो 29 में से 24 गया, कितना बचा 5, तो 5 शेष बच गया। ठीक है, इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई, 8 हो गई आपकी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में दे रखी हैं, यदि इनका मासा 12 है तो ये संख्याएं होंगी। जब आपको संख्याओं का अनुपात दे रखा हो और आपसे आपको मासा भी दे रखा हो और आपसे संख्याएं पूछी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, उन संख्याओं में जो आपको अनुपात दे रखा है उनमें क्या है, मासा से गुणा कर देनी है। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। तो जो आपकी संख्याएं हो गई वो कौन कौन सी होगी, 12 24 और 36। ठीक है, समझ में आ रहा है, 2019 में ये आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपकी संख्याएं कौन कौन सी हो गई, 12 24 और 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा प्रतिशत। देखिए आपका कितने टॉपिक मैंने कवर अप करवा दिए। आपका भिन्न हो गया, ठीक है, संख्याएं हो गई, संख्याएं हो गई आपकी, और आपका लासा और मासा हो गया। ठीक है, और अब आपके आ गए हम परसेंटेज पे। अब देखिए परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज का क्वेश्चन जरूर आएगा आपका पेपर में। ठीक है, तो जिस भिन्न का हर, हर मतलब अंश बटे हर, नीचे वाला भाग जो होता है। ठीक है, ठीक है, P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं, तो ये आपका अंश होता है, ये हर होता है। ठीक है, जिस भिन्न का हर 100 हो, 100 हो, उसे प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक है, अब देखिए प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, ये तो पता है ना आपको। किसी को भी, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 100 से गुणा करते हैं तो वह क्या है, प्रतिशत में बदल जाती है वह संख्या। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपका इसी में से ले रखा है कि 150 किलोग्राम का 25% कितना होगा। तो 150 का, ठीक है, का मतलब होता है गुणा। ठीक है, 25%, 25%, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। ठीक है, तो 25 तिया कितने हो गए इधर, 75, 75/2। तो आप इसको कर दिए 75/2, तो इसको डिवाइड करेंगे आप, तो 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेंगे, 2 पंजे 10, तो कितना होगा 37.5। 150 किलोग्राम का 25% कितना होगा, 37.5। आगे बात समझ में, ऐसे करेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 800 रुपए की साड़ी 30% छूट देकर बेची, बताइए साड़ी कितने रुपए में बेची। अब देखिए छूट कितनी है, 30% है, किस पे है, 800 रुपए पे, तो 800 का 30% निकाल लीजिए। तो 800 का 30% मैंने यहाँ पे निकाला, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 80 गुणा 3, 8 3 24 हो गए, और ये 0, 240 रुपए, 240 की छूट है। ठीक है, और कितने की थी साड़ी, 800 रुपए की थी, और हमसे पूछा है कि उन्हें बेची कितने में, तो ये तो छूट है ना, तो 800 में से जब मैं 240 घटा दूंगी तो जितने रुपए में उसने बेची होगी वो रुपए निकल आएंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 800 में से 240 घटा दिया, तो मेरा कितना आया, 560 रुपए। इसका मतलब जो दुकानदार है उसने 560 रुपए में वह साड़ी बेची है। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट है आपका, आपका परसेंटेज से ये भी क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन तो आपका जरूर आता है हर बार में, और ये क्वेश्चन भी आपका 2017 में आया हुआ है। एक परीक्षा में 25% बच्चे उत्तीर्ण हुए। ठीक है, यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे थे तो कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। तो एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए, टोटल थे कितने, 1500 थे ना। ठीक है, तो 100% की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, मतलब अपने आप में जो पूरा फुल होता है वो 100% होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 1500 हो गई। अगर मैं 1% की वैल्यू यहाँ पे निकालूं तो 1500/100 हो जाएगी ना।
ठीक है। और बच्चे उत्तीर्ण कितने हुए? 75%। तो मैं 75% की अगर वैल्यू बताऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 75% से गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 75%। ठीक है। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 15 और 75 की गुणा कर लो, कितनी हो गई? 15 पंजे 75, 15 सत्ते 105, 105 और 7 कितने हो गए? 105 और 7 बताओ, 112। ठीक है। तो 1125 1125 बच्चे क्या हैं? ये 1125 बच्चे क्या हैं? उत्तीर्ण वाले हैं, पास वाले। और हमसे पूछा क्या है? फेल वाले बच्चे पूछे हैं हमसे कि फेल कितने हैं। तो टोटल कितने हैं? 1500 हैं। 1500 में से 1125 पास हैं, फेल निकालने हैं। तो 1500 में से 1125 घटा दीजिए आप। 1500 माइनस 1125। ठीक है। तो 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 2 गया आपका, 7 बचेगा। 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है। 375 375 बच्चे कौन से हैं? फेल वाले। ठीक है। 375 जो बच्चे हैं वो कौन है? आपके फेल वाले बच्चे हैं ये। ठीक है। आगे बात समझ में? अब कर लेंगे ना इस टाइप का क्वेश्चन आप। कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 350 का 10% कितना होगा? तो देखिए 350 का 10% निकाल दीजिए। 350 का 10%, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, कितना आ गया? 35। तो 350 का 10% कितना आएगा? 35 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, श्रुति ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 400 रहा हो तो श्रुति ने कितने अंक प्राप्त किए? देखिए 65% अंक प्राप्त करें, पूर्णांक कितना था? 400 था। ठीक है। तो 400 का अगर 65% निकाल देंगे आप, तो उसके अंक निकल आएंगे ना श्रुति के। तो जीरो से ये जीरो कट गए, ये जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है। 65 गुणा 4, तो इसकी गुणा कर दीजिए। 4 पंजे 20। ठीक है। 4 पंजे भी 4 संग 24, 24 और 2 26, 260। तो श्रुति को कितने अंक मिले? 260 अंक मिले। कितने में से? 400 में से। ठीक है। तभी तो उसकी कितनी परसेंट आई है? 65% आई है। ठीक है। आपको क्या, आपको 90 प्लस लानी है। ठीक है। 90 प्लस परसेंटेज लानी है आपको बीटीसी में, डीएलएड जो बोलते हैं आपका, डीएलएड में। ठीक है। इसलिए अच्छे से मेहनत से पढ़ो। ठीक है। जो भी मैं पेपर करा रही हूँ सबको अच्छे से सॉल्व करो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 60 का 60%, 60 का 60%, प्रतिशत का मतलब 100 होता है ना, नीचे बटे में 100%, का मतलब मैंने ऊपर लिखा था 1/100, प्लस 50 का 50%। ठीक है। कितना होगा? इसका मान पूछा है। तो ये जीरो से ये जीरो कट गए। देखिए गुणा में है तो आप कट जाएंगे। ठीक है। गुणा में है तो कटेंगे, प्लस में मत काट देना आप, कभी प्लस में हो तो काट दे। तो ये गुणा में है तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। तो 6 छंग कितने होते हैं? 6 छंग होते हैं आपके 36। ठीक है। 5 पंजे होते हैं 25। ठीक है। अब 25 और 36 को जोड़ दो, 6 5 11। ठीक है। 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो 61। तो इसका मान कितना आ गया आपका? 61 आ गया। ठीक है। आगे बात समझ में? तो परसेंटेज के यही क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चनों में से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन करा दिए। देखिए ये प्रतिशत वाला, इसका प्रतिशत कितना होगा? एक परीक्षा में इतने बच्चे उत्तीर्ण हैं। ठीक है। और देखिए ये एक दुकानदार ने इतनी छूट देकर ये साड़ी, ये मैंने सब आपको बता दिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट आपका टॉपिक है पिक्टोग्राफ का। अब देखिए पिक्टोग्राफ क्या है। पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ पता है आपको क्या होता है? देखिए पिक्टोग्राफ में क्या है, आपको एक सारणी दी होगी और उसमें क्या है, आपको नंबर्स दिए हुए होंगे। ठीक है। और उसमें क्या है, आपको बताना, फिर उसी के हिसाब से आपको पिक्टोग्राफ बनाना है। ठीक है। देखिए अब पिक्टोग्राफ देखते हैं हम। पिक्टोग्राफ में देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूल के पौधे लगाए गए हैं। ठीक है। यदि दी गई सारणी में पौधों की संख्या दी गई है तो आपको पिक्टोग्राफ बनाना है उसी के अकॉर्डिंग। देखिए क्या क्या दी हुई है पौधों की संख्या। देखिए गुलाब दिया हुआ है, 300 गुलाब हैं, 250 गेंदा है, 100 जूही हैं, 150 डहेलिया हैं, 450 रजनीगंधा के फूल हैं। ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, और यहाँ पे दे रखा है पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है आपको। तो हमने मान लिया एक फूल की जो वैल्यू है वो कितने है? 50। ठीक है। एक फूल की जो वैल्यू है वो कितनी है? 50 है। ठीक है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? गुलाब के हमें कितने दिए हुए हैं? 300। तो पहले गुलाब के लिए हमने कितने हैं? 300 हैं। ठीक है। एक फूल की वैल्यू हमने कितने मानी थी? 50 मानी थी। तो हमने डिवाइड कर दिया 50 से। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 5 छक 30, मतलब 6 आ गए। 6, इसका मान कितना आ गया? 6 आ गया। तो हम 6 फूल बना देंगे। ठीक है। 6 फूल हमने बना दिए। अब देखिए ये 6 फूल है ना, तो ये एक का मान 50 है,
इसका भी मान 50 50 50 50 50, तो 50 50 100, 50 50 100, 100 100 200 गए और ये 300। तो देखिए गुलाब के 300 आ गए ना, तो ये इस टाइप से 50 नीचे से भाग कर देंगे आपको, बस और कुछ नहीं करना है, और जितनी भी संख्या आएगी उतनी ही आपको क्या है फ्लावर्स बना देने हैं वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर क्या था, गेंदे के आपके 250 थे, गेंदे के आपके यहाँ थे 250, और एक फूल की संख्या मैंने 50 मानी थी, तो 0 से 0 करके 5 पंजे 25, 5 आ गया, 5 फूल बना दीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5। जूही की 100 है तो 50 दूनी 100, 2 फूल बना दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डहेलिया, तो 50 दिया 150 होते हैं, तो यहाँ पे आपने 3 फूल बना दिए। नेक्स्ट है आपका 450, तो 0 से 0 करके 5 नहीं 45, 9 आ गया, तो 9 फूल बना दिए यहाँ पे रजनीगंधा के। तो ये आपका पिक्टोग्राफ बनके हो गया तैयार। ठीक है, अब आपका ऐसी कुछ भी दिया हुआ हो, ठीक है, यहाँ पे आपका कुछ भी संख्या दे सकते हैं, तो आपको क्या है, कोई भी या तो ये आपको दे रखा होगा, या फिर आप इसको खुद मान भी सकते हैं कि एक फूल का मैंने इतना माना है, और उसी से आप डिवाइड कर दीजिए, जितनी कम संख्या आएगी उतनी ही क्या है आप फूल बना देंगे। अब आप क्या है यहाँ पे 300 फूल तो नहीं बना सकते ना, इतनी बड़ी आपकी कॉपी नहीं है, तो इसलिए हमने मान लिया कि एक फूल की संख्या 50 है, तो 50 से आपको इसको डिवाइड कर दिया, जितना आया वो छोटी डिजिट बन के आ गया, और उसी में आपको क्या है उसको फूल बना दिए उतने ही। ठीक है, ये हो गया आपका पिक्टोग्राफ। नेक्स्ट है हमारा बार ग्राफ। अब देखिए बार ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ देखिए क्या होता है। क्वेश्चन है हमारा, किसी विद्यालय में वर्ष 2013-2017 तक वर्ष बार प्रवेश, देखिए वर्ष 2013 से 2017 तक की वर्ष बार प्रवेश दर लगभग निम्नवत है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे बताया कि किसी विद्यालय में 2013 से 2017 तक इतने मतलब प्रवेश जो हुए हैं वो इतने इतने हुए हैं। 2013 में 20 हुए थे, 2014 में 30 हुए हैं, 2015 में 35 हुए हैं, 2016 में 40 हुए हैं, 2017 में 45 हुए हैं। तो आपको इसको दंड आरेख या चित्र के द्वारा आपको प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको इस टाइप से बना लिया, यहाँ पे इसके वर्ष डाल लिए नीचे, यहाँ पे प्रवेश दर 0 10 20 30 40 50 60। ठीक है, और यहाँ पे क्या करा मैंने इसको यहाँ पे ये मान लिया, तो ये हो गया आपका प्रवेश दर 2017। अब देखिए 2013 में कितने थे, 20 थे, तो ये यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और 20 तक ले जाकर यहीं पे आपको बना दिया यहाँ पे। ठीक है, 2014 में कितने थे, 30 थे, तो यहाँ पे मैंने 30 की लाइन तक यहाँ तक बना दिया। ठीक है, 2015 में 35 थे, तो मैंने 35 यहाँ पे मान लिया, 30 और 5 35, यहाँ 5 मान लिया। ठीक है, और फिर उसके बाद 2016 में क्या थे, 40 थे, तो 40 मान लिए, फिर उसके बाद 45 थे, तो मैंने यहाँ पे 45 इस टाइप से यहाँ तक बना दिया। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ये हो गया बार ग्राफ। तो बार ग्राफ इस टाइप से हो गया आपका। ठीक है, तो ये बार ग्राफ हम इस टाइप से बनाते हैं आपके। ठीक है, समझ में आ रहा है, ऐसे आपको बार ग्राफ बनाना है। नेक्स्ट है हमारा पाई ग्राफ। अब देखिए पाई ग्राफ क्या होता है, पाई ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है आपका पेपर में, आते तो आपका पिक्टोग्राफ भी हर बार है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी टॉपिक है सभी आपके आने वाले ही टॉपिक हैं। अब देखिए पाई ग्राफ क्या है, पाई ग्राफ, पाई एक चार्ट, एक प्रकार का ग्राफ है जो डेटा को गोलाकार रूप में प्रदर्शित करता है। ठीक है, गोले के रूप में प्रदर्शित करेगा, जिसमें वृत्त का प्रत्येक टुकड़ा संपूर्ण एक अंश या अनुपातिक भाग दर्शाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको क्या है, जैसे मैंने एक गोला मान लिया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या है, ये एक गोला मान लिया। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ भी अगर 180 छात्रों की बात कर रहा है कि 180% जो छात्र है, तो मैं 180% यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, और ये जो है 180, तो मैंने पूरा इस पे पाई ग्राफ पे ऐसे दर्शा दिया कि ये 180 इतने में क्या है, ये छात्र हैं। आगे बात समझ में, तो ये यही यहाँ पे दे रखा है, प्रत्येक टुकड़ा संपूर्ण के एक अंश या अनुपातिक भाग को दर्शाता है। पाई के सभी टुकड़े मिलकर 360 के बराबर होते हैं। देखिए ये पूरा जो गोला होता है ना, और जो इसके सभी टुकड़े होते हैं, ये मिलकर कितने के होते हैं, 360 डिग्री के होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन है हमारा, एक बीटीसी कॉलेज के 50 छात्रों ने बीटीसी परीक्षा में निम्न श्रेणियां प्राप्त की। देखिए प्रथम श्रेणी 15 बच्चों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त करी है। ठीक है, सेकंड आपकी द्वितीय श्रेणी है, 20 बच्चों ने, तृतीय श्रेणी है आपकी 10 बच्चों ने, और 5 बच्चे क्या है फेल हो गए हैं, उनकी बैक लग गई है, उन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी, तो क्या है उनकी बैक लग गई है यहाँ पे 5 बच्चों की। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे क्या है, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले जो दी हुई संख्या है, टोटल जो बच्चे हैं वो निकाल लीजिए, कुल छात्र 15 20 10 और 5, तो मैंने क्या करा, इन सबको जोड़िए कि टोटल छात्र कितने हैं, तो टोटल कितने हैं, 50 छात्र हैं। पहली श्रेणी में कितने हैं, 15 हैं, तो पहली श्रेणी के लिए मैं अगर निकालूंगी कि ये कितने डिग्री या फिर कितने अंश में जो आया है, ठीक है, कितने प्रतिशत छात्र आए हैं, तो देखिए 15, फर्स्ट में 15 है, और टोटल कितने हैं 50, तो बटे 50 गुणा पाई ग्राफ कितने का होता है, 360 का होता है।
तो 360, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 तियां 15, 36 तियां 108। तो यहाँ पे 108 पाई ग्राफ में जो 108 डिग्री है वो क्या है, फर्स्ट वालों के लिए है। ठीक है, फर्स्ट वालों के लिए पाई ग्राफ में 108 डिग्री दर्शाएंगे हम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा सेकंड वालों के लिए। तो सेकंड वालों के लिए देखिए, सेकंड वालों के लिए भी वही है कि पहले क्या है 20 है सेकंड में, टोटल कितने हैं 50 हैं गुणा 360। अब एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो कट गया, 5 चौक 20, 36 चौक 144। तो 144 डिग्री में क्या है सेकंड वाले छात्र आएंगे। ठीक है, फिर थर्ड में क्या है, थर्ड में 10 छात्र थे, टोटल 50 हैं, पाई ग्राफ 360 का होता है, तो 360 से गुणा कर देंगे, जीरो से जीरो कट गया। ठीक है, यहाँ पे 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 72 आ गया। तो 72 डिग्री में क्या है थर्ड पोजीशन वाले हैं, और फेल वाले कितने आ गए आपके 36 डिग्री में आ गए। तो यहाँ पे हम अब पाई ग्राफ पे क्या है, ये सारी जो डिग्री हैं ये हम क्या करेंगे पाई ग्राफ पे शो करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, पहले हम क्या है एक आपका वृत्त बनाएंगे, फिर वृत्त में आप चांदे की सहायता से जितने डिग्री पे जो है उसी पे बनाना है, जैसे कि 144। ठीक है, 144 पे क्या है, क्या था आपका सेकंड श्रेणी था। तो ये जो भाग हो गया पूरा 144, ये वाला जो भाग है इसमें क्या है, ये सेकंड श्रेणी वालों के लिए आपके दर्शा दिया। ठीक है, और 108 डिग्री आपने किसके लिए दर्शाया है, 108 डिग्री फर्स्ट वालों के लिए, ये 72 है ये थर्ड वालों के लिए, 36 डिग्री क्या है फेल वाले हैं। ठीक है, तो पाई ग्राफ हम ऐसे बनाते हैं, इस टाइप से पाई ग्राफ पे नंबरों को क्या है शो करेंगे। ठीक है, पाई ग्राफ समझ में आ गया। अब आ गया तो आप लोग कर दोगे ना, पहले कुछ नहीं करना है, जितनी आपको संख्याएं दे रखी हैं उनका टोटल करना है, फिर एक एक के लिए निकालना है, जितनी संख्या ऊपर दे रखी है मतलब उनको ऊपर रखना है और कुल वाला नीचे लिखना है, और गुणा पाई ग्राफ कितने का होता है 360 का होता है पाई ग्राफ, तो पूरा 360 क्या है उसमें गुणा में रख देना है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया हुआ है, ये देखिए ये आपका किया हुआ है, ऐसे करना है आपको। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है हमारा बीजीय व्यंजक। अब देखिए व्यंजक के बारे में आ गई, बीजगणित में अंकगणित के बड़े पैमानों पर छोटे रूप में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे बीजगणित में का खा गा अथवा एक्स वाई जेड आदि ली जाती हैं। तो देखिए बीजगणित में क्या होता है, चर और अचर संख्याएं होती हैं, इसमें क्या है हम एक्स वाई जेड के रूप में लिखते हैं, वही हमारे बीजीय व्यंजक होते हैं। ठीक है, और बीजीय व्यंजक देखिए सजातीय व्यंजक होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, सजातीय और विजातीय। सजातीय व्यंजक क्या होते हैं, जिसमें क्या है जो बहुपद है या व्यंजक है वह क्या है सिर्फ एक ही चर होता है। ठीक है, अगर मतलब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है जैसे कि केवल व्यंजक जिनमें केवल एक ही प्रकार का चर होता है, जैसे कि चर क्या है एक्स, कोई दूसरा चर ना हो। ठीक है, तो ऐसा व्यंजक जो होगा वो क्या होगा आपका सजातीय व्यंजक होगा। जैसे कि देखिए 7x² 5x - 9, तो यहाँ पे जो चर है वह क्या है एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो केवल एक ही प्रकार का आपको चर दे रखा है, तो ये सजातीय व्यंजक होगा। अगर कहीं पे आपका एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया विजातीय हो गया, मतलब अलग अलग हो गया ना, अलग अलग का मतलब विजातीय व्यंजक। ठीक है, या फिर वाई या फिर जेड दे रखा है, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये विजातीय व्यंजक हो गए। ठीक है, सजातीय मतलब सेम आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे विजातीय व्यंजक ऐसे बहुपद व्यंजक जिनमें अलग अलग चर होते हैं, तो ऐसे व्यंजकों को क्या कहते हैं हम विजातीय व्यंजक कहते हैं। जैसे कि 7x + 7 5x + 7 12y + 3, तो देखिए x है और ये y है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया विजातीय हो गया ना, अलग अलग हो गया, तो इसे बोलेंगे हम विजातीय व्यंजक। ठीक है, अब देखिए इसमें से क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं वो देख लीजिए। अब देखिए ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं पेपर में। ठीक है, वही क्वेश्चन है, देखिए सब यहाँ पे देखिए x ब्रैकेट में है y - z प्लस, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये गुणा में है तो एक एक की गुणा करिए, पहले एक एक की आपको गुणा करनी है, xy - xz प्लस yz - yx प्लस zx माइनस का zy। अब देखिए इसको कहते हैं, ये एक xy ये है, ये xy ये, ठीक है, yx या xy एक ही बात है, गुणा में है दोनों, ये प्लस का ये माइनस का ये दोनों कट जाएंगे, ये xz ये है zx, ये माइनस का ये प्लस का ये भी कट जाएंगे, ये yz और ये माइनस का yz ये भी प्लस माइनस के, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो कितना आया इसका आंसर 0। ठीक है, कितना आ गया इसका आंसर 0 आ गया। आगे बात समझ में कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3abc - 2ab² माइनस का 5abc प्लस। अब देखिए यहाँ पे abc पहले हम चर वाले देखते हैं, चर वालों के साथ ही चर वालों को घटाया जाता है जो सेम होते हैं। ठीक है, तो 5 और 3, ठीक है, और ये 3ab² माइनस का 2ab², तो यहाँ पे प्लस का 3 है माइनस का 3 है, माइनस का 2 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, एक ab बचेगा ना, तो ab², 3 में से 2 गया, एक ab बचा, एक ab²। अब यहाँ पे देखिए 5 में से 3 का कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2abc। अब देखिए यहाँ पे माइनस की संख्या ज्यादा है, यहाँ माइनस के 5 है, यहाँ प्लस का 3 है, तो माइनस की संख्या ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 2abc बचेगा, तो इसका आंसर कितना आ गया ab² माइनस का 2abc।
आगे बात समझ में? ऐसे ही आपको ये विजातीय जो भी आपकी बीजगणितीय संक्रिया है ये वाली, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है? ये क्या है आपका बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स प्लस वाई। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दिए, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का प्लस का वाई, फिर माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा ये जेड। देखिए अब ये माइनस का एक्स है, ये प्लस का एक्स से कट गया, ठीक है? ये प्लस का जेड, ये माइनस का जेड, दो ये भी कट गया। अब ये प्लस का वाई, ये भी प्लस का वाई, तो दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस प्लस के हैं तो एक और एक दो हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y, ठीक है? तो इसका मान कितना आ गया, 2y आ गया इसका मान। आगे बात समझ में? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा तल। देखिए आपकी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि एक ही वीडियो में मैंने क्या है सारा कुछ आपको बताने की कोशिश करी है यहाँ पे, तो वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी। लेकिन आप क्या है पूरी वीडियो अगर ये देख लेंगे तो आपको कुछ भी कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा आपका कंटेंट आपको लिखना पड़ता है सब कुछ। तो आप इतनी मेहनत के लिए आप एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स में, ठीक है, वीडियो को। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तल। देखिए तल क्या होता है, किसी तल का वह भाग जो उसके बाह्य रूप का निर्धारण करता है, उसे छूकर उसकी आकृति का बोध होता है, उसे तल कहते हैं। अब देखिए तल क्या होता है, जैसे कागज का एक टुकड़ा है, तो ये है आपका सरफेस है जो, ठीक है, ये समतल, ये आपका क्या हो गया, तल हो गया, ठीक है? अगर मैं आपको बोलूँ ये आपकी जो फोन की स्क्रीन है, ठीक है, ये एक क्या है, समतल रूप में है। इसको छूकर आप इसके आकृति का पता लगा सकते हैं। आपने फ़ोन को छुआ, फ़ोन को छूकर आप आकृति का पता लगा सकते हैं कि उसकी आकृति कैसी है, समतल रूप में है। तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा तल कहलाता है, ठीक है? अब देखिए तलखंड क्या होता है? तलखंड क्या होता है, किसी भी तल के खंड अथवा हिस्से को तलखंड कहते हैं। अब जैसे कि आपका फ़ोन है, ठीक है? फ़ोन का आपका एक ऊपर कैमरा लगा हुआ है, ठीक है? ऊपर जो कैमरा लगा हुआ है, तो वह कैमरा क्या है, ये पूरा जो फ़ोन है वो आपका तल हो गया, जो कैमरा हो गया वह आपका तलखंड हो गया, ठीक है? नेक्स्ट है आपका बिंदु। बिंदु क्या होता है, पेंसिल की बारीक नोक द्वारा सफ़ेद कागज पर स्पर्श से बनने वाली आकृति को बिंदु कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे टच करा ये, ठीक है? अब जो ये आकृति बनी है, ये जो आकृति बनी ये क्या है, बिंदु है, ठीक है? स्पर्श से ये जो आकृति बनती है ये क्या है, आपकी बिंदु कहलाती है। नेक्स्ट है आपका रेखा। अब देखिए रेखा आपकी 2021 के पेपर में आई हुई है। लगातार क्रमिक रूप से दो बिंदुओं की व्यवस्था को रेखा कहते हैं, ठीक है? रेखा की लंबाई होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती है। देखिए लगातार क्रमिक रूप से, देखिए यहाँ पे क्या है, ये पूरी लगातार क्रमिक रूप से बिंदुओं की व्यवस्था को, देखिए बिंदुओं की व्यवस्था मतलब यहाँ पे मैंने बहुत सारे बिंदु खींच दिए ऐसे करके, बिंदु की एक व्यवस्था बना दी और इसका एक क्रमिक रूप है, तो इसी रूप को क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। ये मैंने बिंदुओं को मिला दिया तो ये बन गई मेरी एक लाइन, मतलब एक रेखा बन गई, ठीक है? और रेखा की देखिए लंबाई तो होती है, कितनी भी लंबी आप कर सकते हो, लेकिन कोई चौड़ाई नहीं होती है इसकी, ठीक है? इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है, ठीक है? नेक्स्ट है आपका किरण। किरण क्या होता है, देखिए 2021 के पेपर में ये आपका रेखा किरण और रेखा खंड, ठीक ठीक है, इनमें क्या है डिफरेंस आया था कि इनमें क्या अंतर है ये बताइए। तो जब आपको ये पता होगा तभी तो आप बता पाएंगे ना कि क्या होता है अंतर, ठीक है? अब देखिए किरण क्या होता है, किसी रेखा पर एक बिंदु ए पर रेखा को दो भागों में विभाजित किया जाता है, ये दाईं ओर और बाईं ओर दोनों ओर होती है, दोनों ओर का भाग किरण कहलाता है। देखिए क्या है, मैंने एक बिंदु मान लिया, ये एक बिंदु है, ठीक है? इसके बाईं ओर और दाईं ओर दोनों तरफ दो भागों में विभाजित किया जाता है ऐसे, तो ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी बन गई एक किरण बन गई, ठीक है? किरण क्या होती है, और देखिए किरण को क्या है, हम दोनों तरफ क्या है बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ इधर भी बढ़ा सकते हैं इधर भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो आपका रेखाखंड होता है ना वो फिक्स होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम उसको बढ़ा नहीं सकते, वो सीमित होता है, ठीक है? अब देखो समझते हैं हम रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड एक निश्चित लंबाई की रेखा को रेखाखंड कहते हैं। देखिए मैंने अभी बताया था ना, इसकी लंबाई जो होती है वो निश्चित होती है, ठीक है? एक बिंदु से लेके दूसरे बिंदु तक ये जो लंबाई है इसकी वो क्या है, निश्चित है। अब चाहे ये 5 सेंटीमीटर हो, 2 सेंटीमीटर हो, 4 सेंटीमीटर हो, जितनी भी हो, ये क्या है, सीमित है, एक फिक्स है, ठीक है? और किरण क्या है, किरण की फिक्स नहीं होती है, वो इधर भी बढ़ती रहती है इधर भी बढ़ती रहती है, दोनों तरफ, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा कोण। कोण क्या होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके बीच का जो झुकाव कोण होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, जो उनके बीच का झुकाव होता है। जैसे कि मैंने मान लिया कि एक रेखा ये जा रही है, ठीक है? अब मैंने इस पे से ही गुजरती हुई एक रेखा ये खींच दी, तो इस ये वाली जो रेखा है इसका इस रेखा के और जो झुकाव है ये, ठीक है, ये हमारा कोण कहलाता है, ठीक है? और इसे हम कैसे दर्शाते हैं, इस टाइप से, ये कोण का साइन होता है, ठीक है? इसे हम इस संकेत द्वारा दर्शाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोण के प्रकार। अब देखिए कोण के प्रकार, कोण कितने प्रकार के होते हैं। पहला है आपका न्यून कोण, तो 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं, जैसे 30, 45, 60, ठीक है?
तो ये जो कोण है इसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। 90 डिग्री से जितने भी कम के कोण होंगे उसको क्या बोलेंगे हम, न्यून कोण बोलेंगे। ठीक है, समकोण। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, जो कि आपका ये होता है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण हो गया ये क्या है आपका, समकोण। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कहाँ पे थे अपने, यहाँ पे समकोण पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक 180 से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। देखिए ये है यहाँ पे 90 से अधिक, ये 90 का होता है, ये 90 का कोण है, तो 90 से अधिक और 180 ये वाला हो गया ना पूरा, 180 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, इनके बीच में जो ये वाले जो कोण होते हैं ये हमारे अधिक कोण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि 120 का कोण कैसे बनते हैं, यहाँ पे इस टाइप से होता है ये 120 का, तो ये 190 और 180 के बीच में है 120 का कोण, तो 120, 150, 170 ये कोण क्या है, अधिक कोण कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सरल या ऋजु कोण। देखिए सरल या ऋजु कोण, जो 180 डिग्री का जो कोण होता है इसको ही सरल या ऋजु कोण बोलते हैं अपने। ठीक है, जैसे कि देखिए ये है आपका 180 डिग्री के कोण को सरल या ऋजु कोण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बृहत्त कोण। बृहत्त कोण क्या होता है, 180 से अधिक और 360 से कम। 180 से अधिक और 360 से कम का जो कोण होता है वो बृहत्त कोण होता है। देखिए ये है 180 का है, अब 360 का क्या है, तो ये यहाँ पे ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये आपका क्या है, ये बृहत्त कोण होता है, ये नीचे की साइड बनता है, क्योंकि 180 से अधिक है ना, यहाँ पे तो 180 हो गया, अधिक है तो नीचे जाएगा ना। ठीक है, तो ये क्या बन गया, बृहत्त कोण बन गया। नेक्स्ट है आपका संपूर्ण कोण। अब देखिए संपूर्ण कोण क्या होता है, 360 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं हम, संपूर्ण कोण। पूरे जो कोण की आपकी डिग्री होती है वो 360 डिग्री तक होता है ना पूरा, तो जो 360 डिग्री वाला होता है वही आपका क्या होता है, संपूर्ण कोण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60 डिग्री, 120, 90 डिग्री और 30 डिग्री के कोण को बनाइए। अब देखिए कोण कैसे बनाते हैं, यहाँ पे आपने एक रेखा खींच ली। ठीक है, यहाँ से इसको केंद्र मानकर यहाँ एक चाप लगाते हैं, इसको केंद्र मानकर यहाँ एक चाप लगाएंगे, इसको केंद्र मानकर यहाँ पे एक चाप लगाएंगे। ठीक है, फिर इसको केंद्र मानकर, इस वाले को केंद्र मानकर यहाँ पे एक चाप, इस वाले को केंद्र मानकर यहाँ पे एक चाप, ये हो जाता है हमारा 90 डिग्री का कोण। ये होता है हमारा 60 डिग्री का। ठीक है, ये होता है हमारा 30 डिग्री का कोण, सॉरी ये 120 का, 120 डिग्री का, ये 120 का हो गया। ठीक है, देखिए 60 का भी बन गया, 120 का बन गया, 90 का बन गया, 30 का रह गया है। तो 60 का आधा 30 होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस यहाँ पे इसको यहाँ से केंद्र मानकर यहाँ एक चाप लगाएंगे, यहाँ से केंद्र मानकर यहाँ पे एक चाप लगाएंगे, फिर इसको मिला देंगे यहाँ से, ये हो गया हमारा 30 डिग्री का कोण। ठीक है, बन गया 30 डिग्री का। तो सारे कोण बना लेंगे आप आराम से। ठीक है, देखिए इसको बहुत बहुत ध्यान से और बहुत सफाई से बनाइएगा, वरना क्या है, अगर आपका बिंदु यहाँ से ना यहाँ हो गया ना, तो यहीं पे एग्जामिनर क्या है, काट देगा इसको। ठीक है, इसलिए इसको आप अच्छे से साफ सुथरा करके बनाना कोण को। ठीक है, अब देखिए 45 डिग्री का कोण बनाना है, तो 45 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे आप, देखिए यहाँ पे आपने एक चाप लगाया। ठीक है, इसको केंद्र मानकर यहाँ पे एक चाप लगाया, इसको केंद्र मानकर यहाँ एक चाप लगाया। देखिए पहले आप 90 डिग्री का बनाएंगे, इस तरह से ये आपका हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 90 डिग्री का यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री हो गया, तो इन दोनों को यहाँ से एक केंद्र मानो, यहाँ एक चाप लगाओ, यहाँ एक केंद्र मान के यहाँ पे एक चाप लगाओ इस वाले को। ठीक है, क्योंकि 90 का आधा 45 होता है, तो यहाँ पे इस तरह से ये बन जाएगा आपका 45 डिग्री का कोण। ठीक है, आगे बात समझ में, 45 डिग्री का कोण कैसे बनेगा। ठीक है, कोण बनाना आ गया, कोण के प्रकार पता चल गए कौन कौन से हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, बृहत्त कोण, सरल कोण, ये सब क्या हो गए आपके कोण हो गए। ठीक है, अब कोण से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इसमें से आपसे बाहर से नहीं पूछेगा, इसी में से आपका क्या है, इतना मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इससे बाहर से आपका नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक है, फिर देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा त्रिभुज। नेक्स्ट टॉपिक है त्रिभुज। अब देखिए त्रिभुज क्या है, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, 3 भुजाओं से जो घिरी आकृति, एक भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, 3 भुजाओं से घिरी आकृति है, यही हमारी क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, देखिए एक कोण के आधार पर होता है त्रिभुज, और दूसरा होता है आपकी भुजाओं के आधार पर। ठीक है, तो कोण के आधार पर जो त्रिभुज होता है वो 3 प्रकार का होता है, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री से कम का कोण होता है, वह आपका क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। समकोण क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, वह आपका क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका क्या है, एक कोण 90 डिग्री से अधिक का होता है, जैसे कि ये वाला कोण, ये मैंने ऐसे मान लिया ये। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज है ये हमारा क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक है, क्योंकि इसका जो कोण है वह क्या है, 90 से अधिक है। ठीक है, अधिक कोण मैंने बताया था ना आपका, 90 और 180 के बीच के कोण को अधिक कोण कहते हैं। तो उसी प्रकार जो त्रिभुज होगा आपका 90 और 180 के बीच में बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। अब देखिए भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, पहला है आपका समबाहु त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे ये है तीनों भुजाएं समान है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं समान हो गई तो ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब द्वि, द्वि मतलब दो, तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रही है। और यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज का जो आपका परिमाप होता है वो आप लिख लेना √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज हो गया ये आपका दो, इसमें देखिए दो जो आपकी भुजाएं बराबर होंगी और एक भुजा क्या होगी आपकी अलग होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज देखिए क्या होता है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। मतलब तीनों भुजाएं क्या होंगी, असमान होंगी। जैसे कि मैंने एक ऐसे मान लिया ये, ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे भी बना सकती हूँ, ये एक छोटी भुजा, एक बड़ी भुजा और एक ये वाली भुजा। ठीक है, ये मैंने मान ली 3 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये आपकी हो गई 7 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया विषमबाहु त्रिभुज। मतलब इसकी तीनों भुजाएं जो होंगी वो क्या होंगी, असमान होंगी, कोई भी भुजा समान नहीं होगी, वह आपका कहलाएगा विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके 2 इंपॉर्टेंट वो लिख दिए। त्रिभुज का परिमाप आपका तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज का परिमाप पूछेगा तो तीनों भुजाओं का योग, मतलब तीनों भुजाएं हैं, एक आपका त्रिभुज की ये तीन भुजाएं होती है, ये 1 2 3, तो इनका जो भी योग जो भी आपकी नंबरिंग दे रखी है, जैसे 4 4 4, तो 4 4 8 4 16। ठीक है, तो जो इसका परिमाप हो गया वो कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये आपका हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, याद रखना इसको। नेक्स्ट है हमारा वर्ग। वर्ग क्या होता है भाई, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और क्या है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वर्ग कहलाता है। ठीक है, देखिए चारों भुजाएं क्या है, चारों भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण क्या है, 90 अंश का है, वह आपका हो गया वर्ग। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया आपका भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप हो गया आपका 4 गुणा भुजा। देखिए मैंने इसके क्वेश्चन भी अभी आपके आगे दे रखे हैं, वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। अभी मैं आपको इसका फॉर्मूला बता दे रही हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे आपका वर्ग पढ़ रहे हैं तो यहीं पे आप क्या है फॉर्मूला आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, और आगे हम क्या है इसके इसी के आधार पर हम इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया वर्ग आपका। नेक्स्ट है हमारा आयत। आयत का होता है, देखिए आयत वह होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण समकोण हो और आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, आयत कहलाता है। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे मैंने मान लिया ये, तो ये और ये बराबर होगा, ये और ये भुजा बराबर होगी। ठीक है, ये हो गया आपका आयत। आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई और उसका परिमाप होता है आपका 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। बहुत आता है ये, अच्छे से रट लेना, इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वृत्त। वृत्त क्या होता है, जब कोई बिंदु P एक निश्चित बिंदु O से इस प्रकार चले कि उसकी दूरी सदैव समान हो। मतलब यहाँ पे कोई बिंदु है O, ये इसकी दूरी हो गई P, तो ये जो P बिंदु है तो इस केंद्र से बराबर दूरी पे चले, इतनी भी दूरी यहाँ पे, इतनी दूरी यहाँ पे, बराबर दूरी से पूरा यहाँ तक चले, तो इस बिंदु को घेरने वाला जो क्षेत्र होता है, इस बिंदु को जो इसने जो क्षेत्र इसने घेर लिया, यही हमारा क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। ठीक है, देखिए वृत्त, देखिए ये आपका ये हुआ है, ये आपका वृत्त है, ये केंद्र हो गया इसका। ठीक है, ये होती है आपकी परिधि हो गई, ये इसकी त्रिज्या होती है, और इसको मैं पूरा मिला दूंगी तो त्रिज्या का दुगुना क्या होता है, व्यास। ये आपका व्यास हो गया, त्रिज्या का दुगुना। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये आपकी होती है जीवा। ठीक है, नेक्स्ट में अभी हम देखेंगे आगे ये भी। त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ये मैंने मान लिया एक आपका वृत्त है। ठीक है, तो यहाँ पे ये केंद्र है, केंद्र से परिधि तक, ये परिधि है ना, तो ये जो केंद्र से परिधि तक की दूरी हो गई, यही आपकी क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, तो हम आर यहाँ पे लिख देते हैं आर। ठीक है, तो ये आपकी कितनी क्या होगी, त्रिज्या। त्रिज्या क्या है, व्यास की आधी होती है, व्यास यहाँ से पूरा हो गया तो ये व्यास की आधी यहाँ पे, तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बटे 2। ठीक है, व्यास क्या होता है, व्यास देखिए, व्यास वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, जो लेकिन रेखा है। अब देखिए मैं यहाँ पे मानूं, मैं आपसे ये बोलूं, ये एक मैंने वृत्त माना, ठीक है, अब मैं बोल दूं कि यहाँ पे ये मैंने खींच दिया तो ये व्यास है, नहीं, व्यास हमेशा केंद्र से होकर जाता है, ये जो केंद्र है इससे होकर जाएगा। ठीक है, यही आपका व्यास कहलाएगा। अगर आप बोलें कि परिधि पर कोई भी दो बिंदु आपने लगा दिए और वहां पे उसको मिला दिया तो वह आपकी व्यास हो जाए, नहीं, ये आपकी जीवा कहलाती है, ना कि आपका व्यास कहलाता है। व्यास हमेशा केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, और व्यास को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
डी से प्रदर्शित करते हैं हमेशा। तो व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या। अब देखिए जीवा, जीवा क्या है? वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। ठीक है, मैंने अभी बताया वृत्त की परिधि है ये। यहाँ पे कोई भी आपने मान लिया, जैसे कि ये आपका वृत्त है, यहाँ पे ये दो बिंदु मान लिए, ये हो गई आपकी जीवा। ठीक है, यहाँ पे भी हो सकती है, या फिर ठीक है, या फिर ये भी हो सकती है, या फिर ये भी हो सकती है। ठीक है, ये क्या हो गई? जीवा हो गई। वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो आपकी जीवा कहलाती है। ठीक है, अब देखिए वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयत की भुजाएं दी हुई हैं आपको। आयत की भुजाएं दी गई हैं, आयत का परिमाप बताना है। अब देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, मैंने ये बताया था, आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, यही होता है ना। तो 2 गुणा लंबाई कितनी दे रखी है, ये देखो लंबाई है 3 सेंटीमीटर। देखिए आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यहाँ पे थोड़ा गलत दिख गया है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर होगा, या 6 सेंटीमीटर होगा। लंबाई है आपकी 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई है आपकी 3 सेंटीमीटर। 6 3 कितने हो गए? 9 हो गए, और ये 2 गुणा में, तो 2 नेम 18। ठीक है, 18 सेंटीमीटर। तो ये आयत का परिमाप जो निकल के आ गया वो कितना आ गया? 18 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में। 2017 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे निकालते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, यदि किसी वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए वर्ग की भुजा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और भुजा कितनी दे रखी है? 6, तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 को 2 बार लिखना है, 6 गुणा 6, 6 छंग 36। तो ये आपका क्षेत्रफल आ गया किसका? वर्ग का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक खेल का मैदान 110 मीटर लंबा तथा 40 मीटर चौड़ा है, मैदान के चारों ओर कितना लंबा तार लगेगा? अब देखिए एक खेल का मैदान तो लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है, हमसे पूछा है चारों तरफ हमें तार लगाना है। ठीक है, तो कितना लंबा तार लगेगा? तो अगर हम आयत का परिमाप निकालने तो हमें पता चल जाएगा, परिमाप मतलब चारों तरफ के जो भी उसका पूरा एरिया है वो कितना है। ठीक है, अगर हमने ये निकाल लिया तो हमें पता चल जाएगा कि कितना तार लगेगा उसमें। ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है हमारा, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है हमारा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यहाँ पे जाएगा 2 गुणा लंबाई कितनी है हमारी? लंबाई है हमारी 110 प्लस चौड़ाई है 40। ठीक है, 110 और 40 कितना हो गया? 2 गुणा 110 और 40 हो गया 150। ठीक है, तो यहाँ पे 150 की गुणा 2 से करेंगे तो 150 दूनी होते हैं 300, तो यहाँ पे आ जाएगा 300 मीटर। 300 मीटर लंबा तार लगेगा उसमें। ठीक है, जो आपका मैदान है उसके चारों तरफ उसका परिमाप आ गया 300 मीटर, तो यहाँ पे 300 मीटर लंबा तार लगेगा उसमें। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल कितना है? 117 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर। तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब देखिए आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब क्षेत्रफल कितना दे रखा है इन्होंने? 117 सेंटीमीटर, लंबाई हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमें बतानी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 13 को हम 117 को 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 13 नेम 117, तो चौड़ाई कितनी आ गई? चौड़ाई आ गई हमारी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे चौड़ाई पूछी थी। ठीक है, आयताकार गत्ते की चौड़ाई, तो चौड़ाई आ गई हमारी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन से। अब देखिए ये सिंप्लीफिकेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं इसका, बी बॉड मास, वी वॉर्ड मास। अब देखिए वी का मतलब होता है हमारा वार। ठीक है, जो ऐसे लगा हुआ होता है ऊपर, ये होता है हमारा ब्रेकेट। ठीक है, ब्रेकेट में 3 ब्रेकेट आती हैं, छोटी ब्रेकेट, मझली ब्रेकेट और बड़ी ब्रेकेट। ऑफ का मतलब होता है का। ठीक है, डिवाइड का मतलब होता है भाग, मल्टीप्लाई गुणा, एडिशन जोड़, सब्सट्रैक्शन घटाओ। ठीक है, तो ये जो पूरा फॉर्मूला है ये वाला बी बॉड मास, आपका ये जो पूरा फॉर्मूला है इस हिसाब से क्या है आपका, ये सिंप्लीफिकेशन का जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व होते हैं। ठीक है, अब देखो हम इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे वी बॉड मास, तो वार तो है नहीं, फिर बार के बाद क्या आता है? ब्रेकेट आता है, तो हम ब्रेकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे छोटी ब्रेकेट पहले सॉल्व करेंगे, 9 में से 6 गया आपका कितना बचेगा? 3 बचेगा। फिर बाहर क्या है आपका? 3 है गुणा में, तो आपका क्या हो जाएगा? 121 भाग 16 माइनस 14 माइनस 3 गुणा 3। ठीक है, तो 3 3 कितने हो गए? 9 हो गए। ठीक है,
14 माइनस 9, 14 में से 9 गया, आपका कितना बचा? 5 बचा। और ये आपका 16 इधर है, 16 माइनस 5, तो 16 में से 5 गया, कितना बचा? 11 बचा। ब्रैकेट के बाहर कितना था? 121 अभी रह गया है, तो 121 भाग ये पूरा सॉल्व करके हमारा कितना आ गया? 11 आ गया। ठीक है, तो अब क्या है, 121 को 11 से डिवाइड कर दो, तो 121/11, 11 एकम 11, एक इधर गया, 11 एकम 11, कितना आ गया? 11 आ गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हमारा, इसका मान कितना आ गया? हमारा 11 आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही हम सारे ही सिंप्लीफिकेशन के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। और बाकी आप लोग देखिए, मैंने यहाँ पे पूरा आपका मैथ का पूरा जितने भी टॉपिक आपके आ सकते हैं सारे ही मैंने यहाँ पे कवर अप करवा दिए हैं। ठीक है, मैथ के सारे ही मैंने पूरे टॉपिक यहाँ पे आपको सब समझा दिए हैं, कोड हो चाहे आपका आयत हो, त्रिभुज हो, सारी ही चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करना। ठीक है, और वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, आप एक लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, और कमेंट में मुझे बताना कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। ठीक है, बाय।